गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है स्टार्टअप्स वर्सेस इनकम्बेंट्स। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि आखिर स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। देखो, स्टार्टअप क्या है? एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन है डिज़ाइन टू लुक फॉर बिजनेस मॉडल डेट इज़ रिपीटेबल एंड स्केलेबल। यानी कि स्टार्टअप का आप यूँ बोल सकते हो एक न्यू कंपनी डेट इज़ ट्राइंग टू गेट स्केलेबल। ठीक है, ऐसी कोई भी कंपनी है जो चाहती है कि वो स्केलेबल होना चाहती है, बढ़ना चाहती है। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं यूज़ टेक्नोलॉजी टू बिल्ड बिजनेस बाय क्रिएटिंग डिसरप्शन इन बाय इनोवेशन। ठीक है, तो कंपनी क्या चाहती है? टेक्नोलॉजी की मदद से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, बाय क्रिएटिंग डिसरप्शन यानी कि कंपनी के पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कंपनी कुछ बड़ा बनाना चाहती है। ठीक है, जैसे कि आप जोमेटो को बोल सकते हो, उन्होंने क्या करा फूड इंडस्ट्री में एकदम उन्होंने क्या करा डिलीवरी कर दी। ठीक है, अब कोई भी घर बैठे खाना मंगवा सकता है। तो एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो डिसरप्शन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय इनोवेशन। ठीक है, उन्होंने कुछ नया लाया। ठीक है, तो स्टार्टअप तो ये आपको पता ही है, जोमेटो स्विगी ये सब स्टार्टअप है। ठीक है, अब अपन ये समझते हैं कि आखिर इनकम्बेंट का क्या मतलब होता है। तो इनकम्बेंट एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट अ बिजनेस मॉडल डेट इज़ रिपीटेबल एंड स्केलेबल। इसका क्या मतलब है? अब जैसे कि मान लो रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस अगर स्विगी वाला काम करता है, ठीक है, यानी कि रिलायंस इस इंडस्ट्री में आता है जैसे कि लोगों को घर बैठे खाना मिल जाए। ठीक है, सेम जोमेटो स्विगी वाला काम अगर रिलायंस खुद इस इंडस्ट्री में आ जाए तो वो होगा इनकम्बेंट। ठीक है, और आप जोमेटो स्विगी ये सब हो गए स्टार्टअप। ठीक है, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर है मार्केट में, वो अगर दूसरी इंडस्ट्री में आता है तो वो होगा इनकम्बेंट। ठीक है, जैसे कि रिलायंस अगर आ जाए स्विगी वाली इंडस्ट्री में तो आप बोल सकते हो इनकम्बेंट का मतलब हो गया। Alternatively, one can say that incumbent companies are the businesses that lead the market and have an established brand and audience. आपको पता ही है रिलायंस का एस्टेब्लिश ब्रांड है, ऑडियंस है। ठीक है, तो इनको क्या मिलेगा? एक एडवांटेज मिलेगा। दोनों में डिफरेंस अपन देख सकते हैं। इनकम्बेंट और स्टार्टअप में क्या होता है? इनकम्बेंट में क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजीज दैट रिक्वायर मोर मनी एंड रिसोर्सेज टू डेवलप। ठीक है, अब जैसे रिलायंस आ रहा है, अगर सेम ही काम करेगा तो रिलायंस से लोग क्यों खाना मंगवाएंगे? वो जोमेटो स्विगी से मंगवाएंगे तो रिलायंस को कुछ थोड़ा सा हटके कोई नई टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगा, कोई नया फीचर देना पड़ेगा, तब जाके लोग उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्टअप में क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है फंडिंग के लिए। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनकम्बेंट में तो होता है एक्सप्लॉइटिंग एट द कमर्शियल लेवल। ठीक है, और स्टार्टअप का होता है डिसरप्टिव इनोवेशन, कोई एकदम नया ला दो। ठीक है, जैसे कि जोमेटो स्विगी ने करा था घर बैठे खाना मंगवाओ। ठीक है, स्ट्राइव फॉर टेक न्यू टेक्नोलॉजीज टू प्रॉफिटेबल लेवल्स। ठीक है, तो वो प्रॉफिटेबल लाने इनकम्बेंट का मेन मोटिव रहता है, मेन मोटिव उनका प्रॉफिट रहता है। स्टार्टअप में क्या होता है? ब्रिंग इनोवेशन विद द पोटेंशियल टू कॉस्ट डिसरप्शन। उनका ठीक है, स्टार्टअप में प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। स्टार्टअप में प्रॉफिट कोई इनिशियल ईयर्स में नहीं होता, बहुत लंबे समय में जाके होता है। जैसे कि आपको लग रहा है जोमेटो स्विगी में बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो गए, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत लंबे समय से उन्होंने वर्क करा तब जाके वो प्रॉफिटेबल हुए। ठीक है, तो उनका मेन एक होता है कि कुछ मार्केट में कुछ इनोवेशन क्रांति लाना। ठीक है, उनका ये नहीं कि प्रॉफिट तो ठीक है वो बाद में जाके कमा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है स्टेजेस अ स्टार्टअप गोज थ्रू वाइल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू यूनिकॉर्न। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? स्टार्टअप में प्री स्टार्टअप स्टेज होता है। ठीक है, स्टार्टअप क्या बेसिकली कहलाएगा? दिस इज़ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट स्टेज। प्री स्टार्टअप में क्या होता है? उसमें यह होता है योर स्टार्टअप विल सॉल्व प्रॉब्लम और नॉट, कि आपका स्टार्टअप वाकई में किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि जोमेटो स्विगी ने क्या करा, वो लोग घर बैठे खाना कैसे मंगवा पा रहे थे, ऐसा कोई फीचर उनके पास नहीं था। रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, आना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था। तो स्टार्टअप, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टार्टअप स्टेज। स्टार्टअप स्टेज क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट स्टेज अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो स्टार्टअप स्टेज को आप बोल सकते हो प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। ठीक है,
और इसमें क्या होता है स्टार्टअप स्टेज में इट स्टार्ट शोइंग कमिटमेंट, इट इज़ इंटेंडेड टू हैव कस्टमर वैलिडेशन। अब अपन जाके देखते हैं क्या कस्टमर इसको वाकई में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। स्केल अप, दिस इज द स्केल फिट स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है फिर अगर कस्टमर उसको पसंद कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा स्केल होता है, दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाता है फिर वो, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप्स एंड इनकम्बेंट्स। आगे स्टार्टअप और इनकम्बेंट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी भी अपन ने देखा था, पर अब अपन देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्टार्टअप में क्या होता है एक लीन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आप देख सकते हो कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं होता, किसी को सजेशंस देना होते हैं तो ओपन रहता है, ठीक है। उसमें क्या है विद शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक ही जना शुरू में अकाउंट मार्केटिंग भी देख लेता है, सेल्स भी देख लेता है, कैसे हो रहा है वो एक जना ही देख लेता है। एम्पावर टीम्स फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग, उनको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। और इनकम्बेंट्स में क्या होता है उसमें पूरा एक हियरार्चिकल स्ट्रक्चर, यानी कि टॉप लेवल ने जैसा कह दिया वैसे ही उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। सेलो वर्किंग, ठीक है, यानी कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है स्लो डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एक पूरा फॉर्मेट चलता है कि इस तरीके से काम होगा, ठीक है, ताकि उसके बाद होता है कल्चर एंड पीपल के बेसिस पर अपन देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टअप में क्या होता है रिस्क होता है, उनके पास कोई फियर नहीं होता है रेपुटेशन लॉस, या तो वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेगा या फिर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इनकम्बेंट्स में क्या होता है उनको रेपुटेशन लॉस होने का डर रहता है, ठीक है। आज अगर रिलायंस ने स्विगी जोमेटो वाला काम शुरू कर दिया और नहीं चला तो मार्केट में इमेज ख़राब हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टअप क्या होता है एम टू कैप्चर मार्केट शेयर, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। इनकम्बेंट्स का क्या एम होता है डिफेंड करना मार्केट शेयर, जो भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, यानी कि रिलायंस आ रहा है तो वो चाहेगा कि जोमेटो स्विगी बंद हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या है स्टार्टअप में जनरली यंग पीपल शुरू करते हैं, ठीक है। इनकम्बेंट्स में क्या होता है जो ओल्ड एज सीईओ है वो काम करते हैं, ठीक है। स्टार्टअप में क्या होता है नो स्ट्रॉन्ग सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल भी बहुत लिमिटेड रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इनकम्बेंट्स में एक पूरा फॉलो होता है सीईओ कौन है ये सब। उसके बाद दे रहेगा स्टार्टअप में नो फॉर्मल सिस्टम फॉर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। स्टार्टअप में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फॉर्मल तरीके से कुछ नहीं होता है, ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से ही रहता है, ठीक है। इनकम्बेंट्स में क्या होता है पूरा प्रोसेस सेट होता है, आपने इतना सेल्स इतना टारगेट अचीव कर लिया आपको ये मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग मॉडल देख सकते हैं स्टार्टअप का क्या होता है प्रोडक्शन कैन स्टार्ट इन स्मॉल विदाउट एन एक्सपेक्टेशन और मिनिमम वेबल मार्केट शेयर, ठीक है। स्टार्टअप तो यही होता है चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। इनकम्बेंट्स में ऐसा नहीं होता, प्रोडक्शन तभी करेंगे जब उनको लगता है कि हाँ इस इंडस्ट्री में कोई दम है, ठीक है। स्टार्टअप के मोस्ट सेल्स आर डन थ्रू ऑनलाइन चैनल, ठीक है। ज़्यादातर ही ऑनलाइन रहता है क्योंकि उनका ऑफलाइन इतना जान पहचान इतना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनके पास होता नहीं है। इनकम्बेंट्स में क्या होता है उनके पास ट्रेडिशनल मार्केट रहता है, ऑफलाइन स्टोर ऑलरेडी उनके पास खुद के हैं तो वो दूसरी इंडस्ट्री से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप में क्या है नो सेट प्रोसेस फॉर ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, वाइल इनकम्बेंट्स में क्या है स्टेबल प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। यहाँ ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोई सेट प्रोसेस नहीं होता स्टार्टअप के अंदर, ठीक है। यानी कि उनको ऐसा नहीं है कि उनका स्टार्टअप चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फेल ही है, ठीक है। वहीं इनकम्बेंट्स में उनका स्टेबल प्रोसेस रहना चाहिए, एकदम उनको पता होता है कि अपन इतनी रिस्क ले सकते हैं तभी वो ये काम करेंगे, ठीक है। स्टार्टअप में दे रखा है लेस एक्सपेंसिव डिजिटल मीडिया रहता है, ठीक है। और इनकमर्स में दे रखा है ऑलरेडी उनके पास एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स रहते हैं तो वो उसी को ही फॉलो करते हैं। स्टार्टअप के टाइट मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिव मीडिया स्पेंड आरओआई, ठीक है। यानी कि स्टार्टअप में इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। इनकमर्स में ऐसा कुछ नहीं, अगर उनका मन कर गया तो वो इस इंडस्ट्री में करना ही करना है, ठीक है, वो पूरा जोर लगा देंगे। इनएफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिव मीडिया स्पेंड,
तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली स्टार्टअप में क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज तो उनको चाहिए होता है, तभी जाके वो एंजल इन्वेस्टर्स ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर इन इनोवेशन के बेसिस पे। स्टार्टअप में क्या होता है, ऑफर व्हाट कंज्यूमर्स वांट, ठीक है। इनकम्बेंट्स में क्या होता है, ऑफर व्हाट दे आर गुड एट, ठीक है। आज जैसे रिलायंस चाहे तो वो ऑटोस इंडस्ट्री में हाथ नहीं रख सकते, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में गुड है ही नहीं। आज अगर रिलायंस कार बनाने जाए तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा महंगी बने। जो मार्केट में दूसरी कंपनी 5 लाख में बेच रही, वो हो सकता है रिलायंस 25 लाख में बनाए, तो इसलिए वो उस इंडस्ट्री में आएंगी ही नहीं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट दे रखा है स्टार्टअप में, कार्व आउट न्यू नीच कैटेगरीज टू एड्रेस अनमीट डिमांड, ठीक है। और इनकम्बेंट्स में दे रखा है 60% ऑफ न्यू लॉन्चेस आर वेरिएशंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका ही कोई वेरिएशन वो लाते हैं, ठीक है। स्टार्टअप में दे रखा है न्यू प्रोडक्ट टर्न अराउंड टाइम इज 6 to 8 months। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टोटल टाइम टू कंप्लीट टास्क, वो होता है 6 to 8 month। और इनकम्बेंट्स में होता है न्यू प्रोडक्ट का टर्न अराउंड टाइम होता है 12 to 18 months, ठीक है। उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है स्पेंड 10% ऑफ सेल्स ऑन R&D एंड 2-3% ऑन मार्केटिंग। जो स्टार्टअप है वो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और इनकम्बेंट्स क्या होता है वो R&D पे कम करते हैं, मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता है वो ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे तो वो वैसे ही चल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास वैसे ही इस्टेब्लिश ब्रांड है, प्रेजेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंसिंग के बेसिस पे। स्टार्टअप क्या होता है, सेल्डम प्रॉफिटेबल इन द इनिशियल ईयर्स, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते नहीं। इनकम्बेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन उनके पास ऑलरेडी होती है। स्टार्टअप क्या है, लैक रिसोर्सेज, ठीक है। स्टार्टअप में एकदम इनकम्बेंट के हिसाब से कंपेयर करें तो लैक ऑफ रिसोर्सेज रहता है, स्किल्स कैपेबिलिटीज़, ठीक है, वो आंसरेबल होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और यहाँ होता है हाई इंटरनल कैपेसिटी, इनकम्बेंट्स के पास ऑलरेडी अच्छे रिसोर्सेज हैं क्योंकि उन्होंने पहले इस्टेब्लिश ब्रांड प्रेजेंस है दूसरी इंडस्ट्री के अंदर, ये आंसरेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंट्राप्रेन्योरशिप, इसका मतलब होता है इंटरनल प्लस बिजनेसमैन, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ये ओनर बना दो, ठीक है। ये जनरली यूएस में ज़्यादा होता है, इंडिया में बिल्कुल बहुत रेयर होता है, ठीक है। यानी कि जो कंपनी का एम्प्लॉयज़ है उसी को ही ओनर बना दो। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, सबसे पहले तो एम्प्लॉय को अगर ओनर बना दोगे, ठीक है, तो यानी कि अब एम्प्लॉय जाएगा वो खुद काम लाएगा अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको बेसिकली उसको ओनर बनाना है। उससे क्या होगा, वो अपनी मर्ज़ी से वो देखेगा, उसको जहाँ कॉस्ट कटिंग लगता है कि कंपनी में ये काम कॉस्ट कटिंग वे में हो जाना चाहिए या एक्सपेंस फालतू हो रहा है, तो वो एक्सपेंस वो बचाएगा, ठीक है। वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे बन सकती है, तो वो अपने हिसाब से कंपनी को चलाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ेगी, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको बोनस वगैरह ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को भी एक मोटिवेशन रहता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करोगे तो वो तो 9 से 6 काम करके चला जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादा अपना बोल सकते हो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो इसका एंटरप्रेन्योरशिप का यही मतलब होता है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय एक तरीके से उसको अपनी वाली फीलिंग आनी चाहिए, ये कंपनी मेरी है, ठीक है। तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बताया सिर्फ उतना ध्यान रखोगे चल जाएगा। उसके बाद आता है इनोवेशन हब्स एंड इंक्यूबेटर्स, ठीक है। ये इंक्यूबेटर्स अलग वर्ड है, इनकम्बेंट्स अलग चीज़ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनोवेशन हब्स क्या होता है, इनोवेशन हब बेसिकली एक स्कूल होता है स्टार्टअप के लिए। आप अंडरलाइन में देख सकते हो, एज ए स्कूल फॉर स्टार्टअप। किसी को बिल्कुल नहीं पता स्टार्टअप में कैसे क्या करना है तो वो इनोवेशन हब में जाते हैं। इनोवेशन हब एक फिजिकल स्पेस है डेट ड्रिंक्स टुगेदर रिसर्चर्स, क्रिएटर्स, इनोवेशन, नेचर आइडियाज इनटू इंडस्ट्री चेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऐसे 10-15 लोग मिल जाएंगे, कोई बोलेगा मेरे पास प्लान अच्छा है, कोई बोलेगा मेरे को अकाउंटिंग अच्छा आता है, कोई बोलता है मेरे को फाइनेंसिंग का बारे में अच्छा नॉलेज है, कैसे स्टार्टअप में होना चाहिए। तो ये सब लोग मिलेंगे और ये सब लोग स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूल में जाके सीखते हैं, ठीक है। इंक्यूबेटर्स फोकस ऑन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स दैट डू नॉट हैव अ बिजनेस मॉडल इन प्लेस। जिन लोगों के पास भी कोई अभी
बिजनेस मॉडल नहीं है कि कैसे होना चाहिए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, ऐसे प्लान है। इंक्यूबेटर्स टिपिकली वर्क ऑन अ फी बेसिस, तो बेसिकली आप कुछ फ़ी दे सकते हो, कोई आपको यहाँ इक्विटी देने की ज़रूरत नहीं है अपने स्टार्टअप में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्टार्टअप अभी तक बना ही नहीं है, ठीक है। तो इंक्यूबेटर्स क्या करते हैं, वो लोग आपको बताते हैं कि कैसे आपका अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। इंक्यूबेटर इज सेम एज स्टार्टअप अप बट डिफरेंट फ्रॉम एक्सीलरेटर। इंक्यूबेटर क्या होता है, एक आप मान सकते हो किसी को फर्स्ट टाइम पढ़ना है तो वो इंक्यूबेटर के पास जाता है। एक्सीलरेटर कौन होता है, जिसको पहले थोड़ा बहुत स्टार्टअप का नॉलेज है, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत आपने एक सब्जेक्ट पहले पढ़ रखा है तो आप क्या करते हो, फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करते हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से होता है, अगर किसी को स्टार्टअप के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है तो वो क्या करते हैं, वो एक्सीलरेटर के पास जाता है, और जिसको बिल्कुल नहीं पता होता है तो वो जाता है इंक्यूबेटर के पास। अब इसमें क्या होता है, इंक्यूबेटर में गाइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सर्विस, ये सारी चीज़ें बताते हैं, कैसे फंडिंग करनी है, कैसे एंजल इन्वेस्टर मिलते हैं, कैसे वेंचर कैपिटल मिलेंगे, ठीक है, कैसे ट्रेनिंग होगा, कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना है, कैसे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है। और वहीं एक्सीलरेटर में क्या होता है, उसमें रैपिड ग्रोथ आपके स्टार्टअप में कैसा आएगा, ठीक है, टाइम फ्रेम के बारे में बताते हैं, मेंटरशिप उनको गाइड करते हैं, जितना उनको पता होता है उससे आगे का बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा, इंडस्ट्री कनेक्शन इन सारे के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स। तो सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स क्या होता है, अब इसको बोल सकते हो एक तरीके से ये होता है, कोलैबोरेशन इज़ अबाउट कोऑर्डिनेटिंग विद इंटरनल डिपार्टमेंट्स एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो अमेज़ोन में होता है, अमेज़ोन क्या करते हैं, अमेज़ोन थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स हैं, ठीक है। अमेज़ोन तो एक सर्विस, एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स, लैक्स ऑफ सप्लायर्स आप बोल सकते हो, वहाँ आते हैं अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। तो अमेज़ोन का इन सब के साथ टाई अप रहता है, ठीक है, विथ इंटरनल डिपार्टमेंट्स एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स, यानी कि सप्लाई टाइम पर दे रहा है, कस्टमर को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो एक बेसिकली इसको सबसे बढ़िया एग्जांपल अमेज़ोन मान सकते हो सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स का, ठीक है, जहाँ बहुत सारे सप्लायर अपना सामान बेचते हैं अमेज़ोन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और अमेज़ोन क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है उनसे। अप्रोचेस टू सप्लाई चेन इनोवेशंस, ठीक है, 3 अप्रोच ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, एक होता है रैपिड होता है, एक होता है एजाइल, एक होता है लीन। रैपिड यानी कि रैपिड सप्लाई चेन यानी कि स्पीड एफिशिएंसी कितनी है, एजाइल मतलब कितना आप रेस्पॉन्ड करते हो इन डिमांड, ठीक है, रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन डिमांड। लीन क्या होता है, वेस्ट एलिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आते हैं इसेंशियल्स ऑफ सीमलेस सप्लाई चेन कोलैबोरेशन, ठीक है। क्या क्या इसेंशियल्स है, एक तो आपका रियल टाइम डेटा शेयरिंग होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेबल वर्कफोर्स, एआई एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कॉन्फ़िगर वर्कफ्लोस यानी कि कोऑर्डिनेट विद पार्टनर्स इन कॉन्टेक्स्ट मैसेजिंग, ठीक है। जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वो कस्टमर से किस तरह से बात करता है, एंड टू एंड विजिबिलिटी, ठीक है। ये सिर्फ आप हेडलाइन याद रखोगे तो इनफ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है बिजनेस मॉडल्स। बिजनेस मॉडल्स का ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे कि आप लेक्चर परचेज करते हो तो कितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। सरकार को जीएसटी मिल जाता है, आपको आपको फीस मिल जाती है, बुक्स वालों को कोरियर का ये काम मिल जाता है। तो बिजनेस मॉडल्स क्या होता है, एवरीथिंग कनेक्टेड टू बिजनेस, आप यूँ बोल सकते हो, यानी कि हाउ टू मैनेज कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सब आप देखते हो आपका बिजनेस मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है वैल्यू प्रपोजिशन, एक होता है प्रॉफिट फार्मूला, एक होता है की रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस। ये आप एमसीक्यू में ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल ये आपका डील करता है आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका मॉडल स्केलेबल है या नहीं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, ठीक है। इसके अंदर अपन को 3 चीज़ें पढ़नी है। इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स में हाइपर डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स, मॉडल्स रिलेवेंट टू सस्टेनेबिलिटी, मॉडल्स रिलेवेंट टू इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स। आज अपन से पहला टॉपिक पढ़ेंगे हाइपर डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत, जैसे कि जोमेटो हो गया, ठीक है, जोमेटो आप बोल सकते हो एकदम हाइपर डिस्ट्रप्टिव, उसने एकदम इंडस्ट्री को बदल दिया। आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि आपको रेस्टोरेंट का खाना घर पे भी मिल सकता है, ठीक है, खुद को नहीं लेने जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो हाइपर डिसरप्टिव हो गया, ठीक है, यानी कि एकदम पूरी इंडस्ट्री को हिला डाला। जैसे कि मोबाइल फ़ोन बोल सकते हो, सबसे पहले दूसरी कंपनी लाई थी कि जो कंपनी लाई थी वो आज बंद हो चुकी है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, पर मोबाइल फ़ोन भी एक हाइपर डिसरप्टिव है, ठीक है। जोमेटो सबसे बड़ी एग्जांपल आप दे सकते हो। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं हाइपर डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स में। पहला है फ्री मॉडल। फ्री मॉडल क्या होता है, जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ये क्या करते हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं करते, ठीक है। को प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री। इसमें क्या होता है, वो आपसे क्या लेते हैं, बदले में आपका डेटा लेते हैं, ठीक है। यानी कि आप देखते होंगे इंस्टाग्राम, वो आपका डेटा लेता है, ठीक है, आपसे परमिशन मांगता है, आप डेटा पर यस कर देते हो, तो वो क्या करते हैं, आपका डेटा सेल करते हैं। और कंपनी क्या करती है, फिर आप थोड़ी देर में देखोगे जो भी आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम आपको उसका ऑटोमेटिक ऐड दिखा देगा, ठीक है। आपके मोबाइल में जो भी फ़ोटोज़ होगी उससे रिलेटेड आपको इंस्टाग्राम ऐड दिखा देगा, आपको जो भी सर्विसेज की होगी। जैसा कि आपको शूज़ खरीदने हैं तो इंस्टाग्राम का इतना, मतलब आप बोल सकते हो इतना बेस्ट मॉडल है, ठीक है। आप चलाओ फ्री में, वो आप क्या करें, यूज़र्स के नेटवर्क फॉर फ्री बट एडवर्टाइजर्स मस्ट पे टू एडवर्टाइज ऑन द प्लेटफॉर्म। जो है जिनको एडवर्टाइजमेंट करानी है वो क्या करेंगे, पैसे देंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड चलवा सकते हैं। फ्री मॉडल्स कैन भी सब कैटेगरीज। अब इसके अंदर भी सब कैटेगरीज आता है। पहला होता है एडवर्टाइजिंग, ऑल्सो नॉन एज हिडन रेवेन्यू मॉडल। जैसे कि आप गूगल ले सकते हो, गूगल आप फ्री में चलाओ, वो आपसे बदले में डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस सब्सिडाइजेशन, ऑल्सो नॉन एज रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक समय क्या हुआ था, जेलाइट कंपनी का रेजर ब्लेड बाज़ार में 10 रुपये में मिलता था, बहुत सारे लोगों ने परचेज़ करा। बाद में क्या हुआ, उस रेजर ब्लेड में क्या हुआ, उस रेजर में सिर्फ उसी कंपनी का, जेलाइट कंपनी का ब्लेड अंदर फिट होता था। बाद में कंपनी ने उसकी प्राइस बढ़ा दी, लोगों को पता ही नहीं चला और कंपनी ने उस तरीके से प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। ये जितना मैंने अंडरलाइन करा उतना पढ़ सकते हो, इनफ है। इसको ऑल्सो नॉन एज बैट एंड हुक मॉडल भी पढ़ते हैं, यानी कि एक तरीके से आपको जाल में फंसा लिया। उसके बाद आता है थर्ड, आता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स यानी कि फ्री एक्सेस और गिफ्ट मॉडल। आप देख सकते हो इनको क्या मिलता है बदले में, इनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप देख सकते हो डिराइव सेटिस्फेक्शन, जैसे कि व्हाट्सएप। आज व्हाट्सएप भले इतना कमाता नहीं है, ठीक है, पर क्या इनका वैल्यूएशन ही इतना ज़्यादा है, क्योंकि इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन इतना अच्छा मिल रहा है। विकीपीडिया एग्जांपल ले सकते हो। प्रमोशन क्या है, विकीपीडिया इतना आज पॉपुलर है नहीं, व्हाट्सएप सबसे बड़ी एग्जांपल है। प्रमोशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रमोशन कर दो। स्वीट शॉप के साथ आप फ्री पैकेजिंग कर दो, या फिर आप स्वीट शॉप पे जा रहे हो, तो अगर आपके पास होटल भी है स्वीट शॉप में, यानी कि मिठाई की दुकान के साथ आपकी होटल भी है, तो आप खाने की होटल का ऐड दे सकते हो अपने पॉलीथीन पे। तो ये हो जाएगा प्रमोशन, हो गया, आपने एक तरीके से दूसरी चीज़ को कर दिया, ठीक है। यानी कि कोई मिठाई लेना है तो 1 किलो मिठाई उसने खरीदी, आपने क्या करा, उसको थैली में अपनी जो होटल दी उसका एडवर्टाइजमेंट दे दिया, साथ में स्वीट शॉप उसका एडवर्टाइजमेंट दे दिया एक तरफ। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल सबसे बढ़िया एग्जांपल है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर में 25 साल से पेपर आ रहा होगा, आज तक चल रहा है, आपको पता ही नहीं आपने कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए, हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर दिए न्यूज़पेपर पर, आपको आज तक पता नहीं चला। कभी कैलकुलेट करना फ्री टाइम में। इसमें क्या हो गया, इसमें साफ लिखा हुआ है आप कैन ईजीली लॉक्स 18, यानी कि कोई भी इसमें फंस सकता है। इसमें बुक में खुद में एग्जांपल दे रखा है न्यूज़पेपर का, ठीक है, तो ज़रूर कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीमियम मॉडल। प्रीमियम मॉडल क्या होता है, थोड़ा सा आपको फ्री देंगे, बाद में प्रीमियम ले लेंगे। जैसे कि आप कई बार PDF एडिट करते होंगे ऑनलाइन, तो कुछ वेबसाइट पे लिखा होगा कि फर्स्ट 3 पेजेस आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको बाद में प्रीमियम देना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यूँ बोल सकते हो, ठीक है। कई बार 3 डेज़ फ्री होता है, कई बार 3 पेजेस फ्री होता है। WPS ऑफिस इसका एग्जांपल है। फ्री बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट इनटू प्रीमियम एंड देन इनटू सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेयरएस प्रीमियम एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल आर प्रोमिनेंटली यूज फॉर सर्विसेज, ये ज़्यादा सर्विसेज बेस्ड में यूज़ होते हैं, ठीक है।
वही मैंने आपको बता दिया PDF एडिट के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉडल, ई कॉमर्स मॉडल हो गया फ्लिपकार्ट, वो क्या करता है 20% कमीशन, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि वो 20% कमीशन चार्ज करते हैं जो भी सेलर जो सामान बेच रहे हैं उनसे, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है, इसके अंदर 4 कैटेगरी होती है। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि इंडिया मार्ट एग्जांपल है, जैसे कि वो क्या करता है, अगर आपको A4 पेजेस बल्क में ख़रीदना है तो आप इंडिया मार्ट से ख़रीद सकते हो, आपको होलसेल की रेट पे मिल जाएगा। बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है फ्लिपकार्ट, ठीक है। कस्टमर टू कस्टमर क्या हो गया OLX, कस्टमर ने कस्टमर को सेल कर दिया। पहली बार आपकी बुक में लाइव एग्जांपल दे रखे हैं और किसी पेज पे आपको नहीं दे रखे होंगे। 5.32 एकदम गोल्डन पेज आप बोल सकते हो। कस्टमर टू बिजनेस का क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि आपके घर में न्यूज़पेपर रद्दी इकट्ठी हो जाती होगी तो आप उसको सेल कर देते हो रद्दी वाले को, तो उसके लिए तो बिजनेस है रद्दी वाले के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास फिर आता है हाइपर मार्केट मॉडल। हाइपर मार्केट मॉडल क्या होता है, हाइपर मार्केट मॉडल यानी कि लिस्ट ऑन प्रोडक्ट ऑन स्टोर। आप अपना प्रोडक्ट आप अंकल चिप्स, आप कोई चिप्स बनाते हो, आपको अपने चिप्स भेजने अमेज़ोन पे लिस्ट कर दिए, डीमार्ट पे जाके लिस्ट कर दिए, बस यही होता है हाइपर मार्केट मॉडल। कैन ऑपरेट इन द ब्रिक मॉर्टर मॉडल, इसका एग्जांपल देख लो। ब्रिक मॉर्टर मॉडल में क्या होता है, जैसे कि आपने डीमार्ट में कर दिए, ठीक है। क्लिक मॉडल में क्या होता है, आपने अमेज़ोन पे अपना प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिया। हाइब्रिड ब्रिक मॉडल एंड क्लिक मॉडल क्या होता है, रिलायंस रिटेल्स, वहाँ आपको दोनों ही मिल जाएगा, क्लिक में भी मिल जाएगा आपका रिलायंस में, और रिलायंस के स्टोर भी है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया मॉडल, 3 मॉडल है, उसके एग्जांपल आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन के इसका मीनिंग है आपका प्रोडक्ट है, आपने स्टोर पर जाके लिस्ट कर दिया, टैग कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेस ओवर ओनरशिप मॉडल, ठीक है। आपको किसी चीज़ की ओनरशिप मिल गई, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है ओयो होटल्स, ओला उबर। ओयो होटल्स में क्या होता है, आप या फिर ओला में आप बोल सकते हो, आपको कुछ समय के लिए आपको ओनरशिप मिल जाती है, जहाँ आप जाना चाहो वहाँ आप जा सकते हो, बस पैसे देने पड़ेंगे, तो कुछ समय के लिए आपको ओनरशिप मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्विस इकोसिस्टम मॉडल। सर्विस इकोसिस्टम जैसे कि एप्पल आईफोन ने क्रिएट कर रखा है, एप्पल कंपनी ने क्या कर रखा है, सब में अपना खुद का iOS अपलोड कर रखा है, आईपॉड। अब आप क्या करोगे, आईफोन ख़रीदोगे तो आपको क्या करोगे, अगर आपको एप्पल की वॉच तो उससे ही कनेक्ट होगी, सैमसंग की वॉच तो आईफोन से कनेक्ट होगी नहीं, तो ये उन्होंने अपना पूरा एक सर्विस इकोसिस्टम बना दिया, ठीक है। यूँ भी बोल सकते हो कोई टीचर, चलो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। कई बार पहले क्या होता था, सी इंटर की क्लासेस आपको सारी एक साथ खरीदनी पड़ती थी। 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट आपको एक ही इंस्टीट्यूट से खरीदने पड़ते थे। उन्होंने इस तरीके से मॉडल बना रखा था, मतलब कंपलसरी आप चाहो कि एक सब्जेक्ट वहाँ से खरीदो, ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। पहले जब ऑफलाइन होता था तो ऐसा होता था, ठीक है। ये एक लॉक सिस्टम होता था इन विच कंपनी लिमिट्स कस्टमर ऑप्शंस एंड थस एलिमिनेट्स कंपटीशन। अब कोई अच्छा फैकल्टी पढ़ाता है एक ऑफलाइन कोचिंग में, तो वो क्या करता था, कोई बच्चा पूरे उसके लिए 6 सब्जेक्ट के लिए एनरोल हो जाता था उस इंस्टीट्यूट में, तो उनको अच्छा इनकम हो जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस मॉडल। एक्सपीरियंस मॉडल क्या होता है, रोल्स रॉयस, इसका क्या मतलब होता है, आपको कार कस्टमाइज चाहिए तो वो आपको एकदम आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे देंगे, आपके मतलब जैसा आपको चाहिए उस तरीके से आपको दे देंगे, ठीक है। आई थिंक मेरे को इस एग्जांपल में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है ऑन डिमांड मॉडल। ऑन डिमांड यानी कि आपने जब डिमांड करी तब आपको मिल जाएगा। जोमेटो, जब आपकी मर्जी खाना मंगवा लो, रात के 12 बजे जाओगे तो भी मिल जाएगा। वो आपसे बस एक प्रीमियम चार्ज करेंगे फॉर इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। तो एक्सपीरियंस मॉडल में आप देख सकते हो रोल्स रॉयस में क्या होता है, आपको एकदम यूनिक प्रोडक्ट मिलता है, स्टाइलिश मिलता है, आपके हिसाब से न्यू मिलता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलता है, कस्टमाइज। आप चाहोगे ऐसा इंटीरियर होना चाहिए, आपको वैसा मिल जाएगा, ठीक है। दोस्त हु कैन अफोर्ड टू पे देम, पर फिर उसका प्राइस भी उसी हिसाब से होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल में नाम नहीं दे रखा, सिर्फ लग्जरी कार मैन्युफैक्चर दे रखा है, ठीक है। ऑन डिमांड यानी कि जब आप चाहो तब आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मॉडल्स रिलेवेंट टू सस्टेनेबिलिटी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर आई थिंक अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके।